CUET एग्जाम में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बच्चा कहीं ना कहीं इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी परेशान होता है कि वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि स्कोर करना है फुल। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन को और आसान कर सकते हैं। बट ये चीज दिमाग में रखिएगा, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है और आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्लोली ही करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज रबाका आगा और अगर आप CUET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और अगर आप कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि कहां से इंग्लिश शुरू करी जाए और कहां पर खत्म करी जाए, क्या क्या इंग्लिश के एग्जाम में आता है, क्या पढ़ना जरूरी है, कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो और कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, सो हियर इज द कंप्लीट गाइड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यू। सी, जब हम CUET की बात करते हैं तो CUET में अगर कोई सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है तो वो लैंग्वेज सेक्शन है। जी हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए जा रहे होगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम अगर यूनिवर्सिटीज किसी सेक्शन को एक्सेप्ट कर रही हैं तो वो आपका लैंग्वेज सेक्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो इसे कंपलसरी करके रखा हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जिस लैंग्वेज को चूज करते हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आपको इसके रिसोर्सेज मिल जाते हैं, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ करके ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं। बट कई सारे बच्चे आपके बीच में ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि मैं अगर स्कोर करूं भी मैक्सिमम तो मैं कैसे करूं, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, राइट। सो आज की वीडियो में हम पूरा इसी बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम CUET में क्यों आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितना टाइम आपको मिलता है, क्या क्या इसमें रहने वाला है और आप अपने एग्जाम की बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है व्हाइल गिविंग योर CUET इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स टॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका बेसिकली है क्या, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली आप से क्वेश्चंस किए जाते हैं रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो, लैंग्वेज क्या है? भाषा, ठीक है ना। भाषा को ही आप इस्तेमाल करते हो अलग अलग जगह पर जिससे आप कम्युनिकेट कर सको। अब आपको ये पता है कि वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम जो लैंग्वेज यूज करी जाती है वो आपकी इंग्लिश है और अगर आप इंग्लिश में अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखते हो, आपको वोकैबुलरी नॉलेज है, कुछ कोर बेसिक सेंटेंसेस आपको बनाने आते हैं, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। दैट मीन्स आप उस पार्ट पे अच्छे हो और आप किसी के सामने भी आराम से अगर इस लैंग्वेज को, इस भाषा को बोलते हो तो वो अंडरस्टूड होगी और वो आपके समझने लायक भी हो जाएगी क्योंकि आपको वो आती है, राइट। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा क्या जा रहा है? वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे कुछ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा। बट क्या ये सफिशिएंट है? क्या 3 टॉपिक में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो जाती है? जी नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा फॉर्मेट है जिसको आपको कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए और जिसके लिए मुझे लगता है कि बच्चे मैक्सिमम इग्नोरेंट रहते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को अगर मैं बताऊं आपको तो वो है क्या, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ या किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आप जनरली जब शुरुआत करते हो, जब छोटे बच्चे होते हो, एक टॉडलर होते हो, है ना, स्कूल जाते हो आप नए नए, तो आपको क्या पढ़ाया जाता है? ABCD ही तो पढ़ाया जाता है, राइट। सो वो जो ABCD है वो आपके क्या है? लेटर्स हैं, ठीक है ना, वो आपके लेटर्स हैं ना। जब आप लेटर्स को पढ़ रहे होते हो तो आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सब पढ़ाया जाता है। बट जब आप लेटर्स से एक लेवल अब जाते हो तो आप वर्ड्स के फॉर्मेशन करते हो, आप लेटर्स को ग्रुप अप करके एक सही तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन करते हो, उसे सीखते हो। तो अगला सेक्शन आता है आपका वर्ड का, ठीक है। और जब आप वर्ड्स को ग्रुप अप करते हो तो वर्ड्स को ग्रुप अप करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं सेंटेंसेस। और जब आप सेंटेंसेस को ग्रुप अप करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं पैराग्राफ्स। और जब आप पैराग्राफ्स को ग्रुप अप करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं पैसेजेस। और बस यहीं पर ही आपकी इंग्लिश आकर के खत्म हो जाती है। जी हाँ, दिस इज ट्रू, यहीं पर ही आपकी इंग्लिश आकर के खत्म हो जाती है। द रीजन इज आपके एग्जाम्स में क्या आ रहा है? लेटर के ऊपर बेस्ड आपके स्पेलिंग एरर्स आ रहे हैं। फिर अगर आप चले जाते हो आपके वर्ड्स के ऊपर तो आपसे वोकैबुलरी पूछी जा रही है। फिर जब आप जा रहे हो सेंटेंसेस के ऊपर तो सेंटेंसेस में आपसे क्या पूछी जा रही है? ग्रामर। आपसे पूछी जा रही है फिल इन द ब्लैंक्स कि भाई ब्लैंक को भरो, राइट।
या जब आप पैराग्राफ के लिए जाते हो तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पैराग्राफ में पूछा जाता है भाई सेंटेंसेस को रीअरेंज करो, ठीक है ना। एक पैराग्राफ है, हमने उसको उलट पुलट करके दे दिया, आपको उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, उसको करके दो। या फिर पूछ लिया जाता है पैसेज, जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपके रीडिंग करो और आंसर करो क्वेश्चन के, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो आपकी कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, आपके वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इर्द गिर्द नाच रही होगी। और अगर आपको इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग आ गई ना बेटा, लेटर्स की, वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, पैराग्राफ की, पैसेज की, तो आप इंग्लिश का पेपर आसानी से कर सकते हो। बट बच्चे को लगता है कि मैम ये तो मुझे पहले से ही आता है, तो मुझे इसको क्या समझने की जरूरत है, या मुझे कुछ चीजें तो समझ ही में नहीं आती, इंग्लिश तो मुझे बोलनी ही नहीं आती, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं जब मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो बेटा देखो, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ टाइम, हर चीज में समय लगता है। अगर आप समय नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने एग्जाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सो आपको लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, थोड़ा समय हर चीज के लिए रिक्वायर्ड होता ही होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट की। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो ऑल टोटल 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का। अब ये 200 नंबर आपको मिल कैसे रहे, आपके एग्जाम्स में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो, सबसे अच्छी चीज ये, अगर आप सब कुछ पढ़ करके नहीं जा रहे हो, आपके पास चॉइस है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इन 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं। सो सपोज अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आ गए या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ गए जो आपको नहीं आते, तो वो आप छोड़ भी सकते हो। तो एक तरीके से सीयूईटी का पेपर आपके साथ कोई जाती नहीं कर रहा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप वो करो जो आपको आता है। लेकिन ऑप्शन छोड़ने के लिए आपके पास सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। आपको 40 क्वेश्चन तभी हर हाल में करने पड़ेंगे, और वो 40 क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आप पढ़ के गए होगे। और इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट, और हर एक क्वेश्चन आपका क्योंकि 5 मार्क्स का होता है, तो आपको यहां पर मिलते हैं ऑल टोटल 200 मार्क्स 40 क्वेश्चन के। वो भी तब जब आप सही करते हो। अगर आप इनको गलत कर रहे हो तो आपका हर क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर कट जाता है। सपोज अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है, तो एक क्वेश्चन आपने सही किया, आपको 5 नंबर मिल गए, और एक क्वेश्चन आपने गलत किया, तो ये तो आपका गलत हो ही गया। अब आप सोचो ना, आपको 10 मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलने, एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, अभी आपके पास 5 ही नंबर है। बट आप सोचोगे एक क्वेश्चन गलत करने पर भी आपका नंबर 5 रहे, तो ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन जो कि गलत हो गया उसके लिए आपको माइनस मार्किंग मिल रही है, यहां से आपको -1 मार्क मिलेंगे, जो कि आपके पहले वाले नंबर में से कट जाएंगे। यानी कि अब आपको ऑल टोटल 4 नंबर मिले हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन सही किया था और एक गलत किया था। वो गलत क्वेश्चन करने के लिए आपका एग्जाम में -1 मार्क कट जाता है। तो यानी कि आपको बहुत थॉटफुल रहना है जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद ये देखो कि वो आपको आता है कि नहीं आता है। अगर वो आपको आता है तभी आप उसे अटेम्प्ट करो, और अपनी फुल नॉलेज के साथ अटेम्प्ट करो। ओके, चलो, सो आई होप आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में मेजरली पूछा क्या जाएगा। सो व्हेनेवर इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीयूईटी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस, आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट जो आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आते हैं आपके रीअरेंजमेंट, फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, फिर आते हैं आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी, और फिर आता है आपका एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इतने पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा सीयूईटी का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इंडिविजुअली इन टॉपिक्स की नॉलेज चाहिए है तो आप मंजिल सीरीज मेरी वॉच कर सकते हो, मंजिल 4.0 ऑन सीयूईटी अड्डा। आप जब सर्च करोगे इंग्लिश लैंग्वेज मंजिल 4.0 बाय रेबेका मैम, तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैम ने आपके लिए पूरे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर मैंने एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है। तो आप इस सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो करो ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास एक पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीअरेंजमेंट में आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है जिसको सेंटेंसेस में तोड़ दिया गया है और सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके लिख दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में बेसिकली आपके पास सेंटेंसेस दिए गए होते हैं जिसमें बीच में वर्ड्स गायब कर दिए जाते हैं और उनके लिए आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं दैट यू हैव टू चूज वन वर्ड फॉर इट। फिल इन द ब्लैंक्स एक सेंटेंस का होता है, क्लोज टेस्ट पूरे पैराग्राफ का होता है, एक पैराग्राफ में नंबर ऑफ वर्ड्स गायब कर देंगे। ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, या फिर आर्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, राइट। या फिर आपका क्वेश्चन टेंसेस के ऊपर बेस्ड आ जाएगा, टेंसेस जो कि टाइम आप पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट।
फिर स्पॉटिंग एरर अल्टीमेटली आपके पार्ट ऑफ स्पीच पे ही बने हुए होते हैं। आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको कोई ना कोई गलत पार्ट ऑफ स्पीच लगा के दी जाएगी। जैसे आपको पता है इज आर वॉज वर्ब के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब अगर आपके पास लिखा हुआ शी इज स्पोकन है ना, उसने बोला, अब आप सेंटेंस देख रहे हो कि सेंटेंस एक्टिव में है, शी वर्क कर रही है, तो आप बोलोगे मैम शी स्पीकिंग होता है, शी स्पोकन नहीं होता। तो जिस बच्चे ने ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस बच्चे ने कभी स्पोकन इंग्लिश यूज नहीं करी है, उसके लिए ये टफ होगा ही होगा। तो इसी तरह से आपको स्पॉटिंग एरर आएंगे और इसी तरीके से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो और इनको अच्छे से एग्जाम से पहले करके जाओ। ठीक है, जैसे आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास पैसेजेस आते हैं एंड इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप पैराग्राफ का कंक्लूजन निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, या फिर आपके वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जनरली आपको पता होगा कि पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग्स जरूर से जरूर टफ हो सकती हैं, या इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि हर वर्ड आपको आता हो। तो आपसे पूछेगा वो पैराग्राफ में जो बीच बीच में वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपको आते हैं कि नहीं आते। प्लस पैराग्राफ का ओवरऑल व्यू क्या है, पैराग्राफ की टोन क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है पैराग्राफ से, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिर आता है ग्रामर, जिसमें आपको सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं और यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला अर्थक्वेक कैन बी हर्ड, तो आप सोचोगे मैम अर्थक्वेक कैन बी हर्ड, क्या ये सही हो सकता है? नहीं, अर्थक्वेक को आप सुन नहीं सकते, अर्थक्वेक को आप महसूस कर सकते हो। तो आप बोलोगे मैम हर्ड की जगह पर फेल्ट होगा। तो ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि स्पॉटिंग एरर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का भी एरर दे देगा। जैसे आपने सुना होगा कजिन, कजिन के साथ कई लोग बोल देते हैं मैं कजिन ब्रदर की मैरिज में जा रहा हूँ, कजिन सिस्टर की मैरिज में जा रहा हूँ, बट जब आप ग्रामर पढ़ोगे आपको पता चलेगा कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर लगाते ही नहीं है, ये एक सुपरफ्लुअस टर्म है, मतलब जरूरत से ज्यादा, ये एक एरर है। तो आप धीरे धीरे एरर टॉपिक वाइज सीखोगे और फिर उनको अप्लाई करोगे इन क्वेश्चंस। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, या आप तभी कर पाओगे जब आपने एक एक चैप्टर से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हो। फिर आता है आपका वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी पोर्शन को आप इतना हलवा मत समझो, इसमें आपके सिनोनिम, समानार्थी शब्द, ठीक है ना, एंटोनिम, विलोम शब्द। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो जो कभी ना मरे अमर। फिर आते हैं आपके इडियम फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें। बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊंट के मुंह में जीरा, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करी पगड़ाए। तो इस तरह के आपको इडियम्स पूछे जाएंगे, बट आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि इंग्लिश में इडियम और हिंदी इडियम बहुत अलग होते हैं और आपको इंग्लिश में ही इडियम को पढ़ना होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप हिंदी में ना पढ़ें इंग्लिश को, नहीं तो आप बहुत सारा इंग्लिश करके आएंगे अपने पेपर में, जो कि सब गलत होता है। फिर आप आओ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अगेन मैंने आप लोगों को बोला एक सेंटेंस दिया गया होगा, ब्लैंक दिए गए होंगे, ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको ग्रामेटिकली या फिर वोकैबुलरी बेसिस पर या फिर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर उसको फिल करना पड़ेगा। तो उसकी एक प्रॉपर अप्रोच होती है कि आप वो अप्रोच लगाओ और अप्रोच के बाद ही आप उस क्वेश्चन को करो, तभी आप प्रॉपर ढंग से उस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज की, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जब तक आपकी अच्छी नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चंस में मिस्टेक्स करते रहोगे, ठीक है ना। इडियम फ्रेजेस के बारे में मैं बात कर चुकी हूं। इसके अलावा इसमें कुछ वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एनालॉजी हो गया आपका, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे आपसे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेटर राइटिंग के ऊपर, लेटर राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, राइट, तो क्लॉजेस और सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो वर्बल रीजनिंग के कुछ आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने के लिए मिलेंगे कि अगर ये इससे कनेक्टेड है तो दूसरा वाला वर्ड किससे कनेक्टेड होगा। जैसे मैंने बोला अगर गुड का सिनोनिम लिखा गया है वेल, तो आप बताइए कि बैड का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, है ना, नॉस्टैल्जिक, या फिर आपको एक और वर्ड दे दिया जाएगा वर्स। तो आपको चूज करना होगा, अगर पहले दोनों वर्ड्स में रिलेशन है सिनोनिम का, तो दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम कौन सा बनेगा। तो बैड का सिनोनिम क्या होगा, वर्स, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ चीजों के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा ये सेक्शन इज लाइक द बून। अगर कोई बच्चे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आता है ना तो उसकी बल्ले बल्ले, क्योंकि पिछले कुछ पैटर्न को अगर आप एग्जामिन करोगे तो you'll get to know कि सबसे ज्यादा आरसीज से पूछे जा रहे हैं। आरसीज में नहीं करके आपका, आप ये मान करके चलो, आपको 30 से लेकर के 90 के बीच में आपको इतने मार्क्स का आरसी देखने के लिए मिलता है।
कभी कभी 2 आरसीज, कभी 3 आरसीज, कभी 4 आरसीज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे 2024 की बात करें तो हमें 4 आरसीज देखने के लिए मिले थे। तो आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरसी पे आपको कैसे मेहनत करनी है। अब मान लो आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है, वो हो सकता है कि कोई पैसेज हो और हो सकता है कि पोइट्री एक्सट्रैक्ट हो। इसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन देकर के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से कोई आंसर चूज करना है, लेकिन आपको पैराग्राफ पढ़ करके ही इसका आंसर चूज करना है। तो आप जब पैराग्राफ कर रहे होगे तो आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ पढ़ते टाइम आप स्किमिंग करो, स्कैनिंग करो, उस पैसेज का थीम क्या है, वो पैसेज कहना क्या चाह रहा है। जब आप प्रैक्टिस में हो तो बिना अंडरस्टैंडिंग के पैसेज को मत करो, है ना, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। जल्दी जल्दी हरी में मत रहो कि बस पढ़ करके निपटाना है, समझ करके करना है। और जब आप लगातार 6-7 दिन इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी धीरे धीरे जो ट्रेन है वो ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगी। फिर आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द फैक्ट्स, द फिगर्स मेंशन इन द पैसेज। किस बारे में बात करी जा रही है, कौन कौन से पॉइंटर्स हाईलाइट किए गए हैं, किस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, आप खुद समझने लगोगे, ठीक है। और फिर आपने उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालना है कि पैसेज कहना क्या चाह रहा था। अच्छा, क्या पैसेज वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था? क्या पैसेज किसी तरह की तबाही, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है? क्या पैसेज ये बता रहा है कि कोई कहानी चल रही है, स्टोरी फादर और डॉटर की? तो पैसेज कह क्या रहा है ना, किस चीज के ऊपर बात कर रहा है। अब पैसेज में आपको फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज मिलेगा। फैक्चुअल फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया होगा। नैरेटिव में आपको कहानी सुनाई जाएगी, कोई भी कहानी हो सकती है। जबकि लिटररी ओपिनियनेटेड पैसेज होता है, ऑथर बताता है कि वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे में, कि क्या होता तो सही होता। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा जो सही होगा, वो उस पर बात करेगा, ठीक है। अब इसमें आप हो सकता है बीच बीच में अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे अटको तो वो आपकी विकैबुलरी हो सकती है। तो जब आप पैसेज को कर रहे हो तो विकैबुलरी अंडरलाइन कर करके उसके मीनिंग्स को जरूर पढ़ो। ऐसे जब लगातार 7 दिन और लगातार 1 महीने आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, आप खुद देखोगे कि मैक्सिमम आपको आरसी समझ में आना शुरू हो चुके हैं, राइट। सो आपको पैसेजेस पे वर्क करना है। टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो आपके एग्जाम्स में मिलेंगे वो यही 3 होंगे, या तो नैरेटिव होगा, या तो लिटरेरी होगा, या फिर आपका पैसेज जो होगा वो आपका पैसेज फैक्चुअल बेस्ड होने वाला है। और कोई भी आपके एग्जाम में पैसेजेस नहीं आने वाले इसके अलावा। हाँ, पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स, पोम जरूर आ सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली आपको प्रोनाउंस पढ़ने हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। इनके ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव केसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कंक्लूजन, है ना, कौन से सब्जेक्ट को लगाएंगे, कौन सी वर्ब आएगी, क्या ना, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ेगा तो वो कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ वर्ब का आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर की प्लूरल, कब वो पास्ट में आएगी, कब वो प्रेजेंट में आएगी, है ना। स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब के, और वो अपने साथ वर्ब भी चेंज करते जाते हैं। फिर आती है प्रेपोजिशन, ऑन कब लगेगा, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर, नीचे का मतलब नीचे, लेकिन इंग्लिश में ऊपर सब अलग हो जाता है। ऑन अलग, अपॉन अलग, ऑन टू अलग, ठीक है ना, अबव अलग, ओवर अलग, अप अलग, सबके अलग अलग मीनिंग है। नीचे, हिंदी में नीचे का मतलब नीचे ही होता है, लेकिन इंग्लिश में जब जाओगे तो अंडर अलग, बिलो अलग, बीनीथ अलग, अंडरनीथ अलग, सब अलग हो जाता है। वो आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स ए, एन और द कब कब कहां कहां यूज किया जाता है, कहां पर आर्टिकल को हम यूज करते ही नहीं है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करता है। कब ए लगाते हैं, कब एन लगाते हैं, बहुत मैटर करता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो लेकिन फिर भी गलतियां करते हो। कैसे गलती करते हो वो आप देखना, मैंने बोला ना आपको, मैंने मंजिल सीरीज में पढ़ाया, तो आप उसको देखना। टेंसेस, टेंसेस कितने तरह के आते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टेंस है ना। इसमें से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ढूंढो, इनमें से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो ढूंढो, ये आ सकता है। उसके ऊपर बेस्ड आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मॉडिफायर्स आ सकते हैं, एडजेक्टिव्स, है ना, एडजेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, क्वालिफायर, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, है ना, कहाँ पर आप अ नंबर ऑफ लगाते हो, कहाँ पर ड नंबर ऑफ लगाते हो, कहाँ पर सम आएगा, कहाँ पर फ्यू आएगा, कहाँ पे अ लिटिल, द लिटिल आएगा, है ना, कहाँ पर फ्यू अ, फ्यू दो, फ्यू आएगा। ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें आपको मैचिंग भी मिल सकती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और स्पॉटिंग एरर में भी मिल सकते हैं। फिर आती है विकैबुलरी। विकैबुलरी में ऑब्वियसली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फिर कुछ फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं आपको। जैसे अगर मैंने बोल दिया एब इनिशियो, एब बिगिनो, एब ओरिजिनो, है ना, या फिर डेजा वू, या फिर आपसे बोल दिया जाए प्राइमा फेसी, या फिर आपको बोल दिया जाए चलो ठीक है आप बताओ शॉफर क्या होता है, तो ये आपने पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता। बोनाफाइड क्या होता है,
ठीक है ना, कैरास्पोसा क्या आता है, कैरास्पोसो क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे वर्ड्स, और ये वर्ड्स के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके यूजेज आ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, उनके मैचिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, और आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी विकैबुलरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला पैसेज में आपसे आपको विकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो अगर आपको विकैबुलरी सीखनी है आप रूट वर्ड पे फोकस करो, है ना, मतलब एक वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे साइड वर्ड आपने ले लिया, उससे पता नहीं कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। आपने लॉजी ले लिया, आपने फोबिया ले लिया, आपने फिलिया ले लिया, आपने एट ले लिया, आपने मतलब आप मैक्सिमम जितने वर्ड्स बना सकते हो आप बनाओ। तो आपने रूट वर्ड्स के साथ बहुत सारे वर्ड्स को लर्न करना है। तो जैसे जैसे आप लर्न करते जाओगे विकैबुलरी को, वैसे वैसे वो इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देगी। तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो विकैबुलरी पढ़ो, जब रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हो विकैबुलरी पढ़ो, जब स्पॉटिंग एरर पढ़ रहे हो विकैबुलरी पढ़ो, और विकैबुलरी को अलग से भी कवर करो। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो आप इससे भाग नहीं सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। फिर आता है आपका सेंटेंस करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको फोकस करना होता है कि आप सेंटेंस को सही कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, ग्रामेटिकल अप्रोच लगा करके, ग्रामेटिकल एरर्स ढूंढ करके। तो आपको इस पे वर्ड चॉइस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है पंक्चुएशन का क्वेश्चन दे दें, या हो सकता है पैरेललिज्म का क्वेश्चन दे दें कि क्या आप जो कंजंक्शन देख रहे हो उसके पहले और उसके बाद में वर्ड सही लगा है या नहीं लगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ग्रामर, विकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग का ही पूरा खेल है आपके सेंटेंस करेक्शन का। तो सेंटेंस करेक्शन में जनरली आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें एक वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस हाईलाइट करके दे देगा, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है ना। और आपका ये ऑप्शन या तो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट ढूंढना होगा, विकैबुलरी के अकॉर्डिंग करेक्ट ढूंढना होगा, या तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको करेक्ट ढूंढना होगा। तो उसके लिए आपको पहले अपनी बेस मजबूत करने ही पड़ेंगे, बिना बेस के आप अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने आपको वापस बताया है कि इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन करने के लिए आता है, आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स दे दिए जाते हैं जैसे वर्ब फॉर्म, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स, जिनको आपको फिल करना होता है ना। तो बिना उसको यूज किए हुए आप इसको नहीं लिख सकते। तो अगेन फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर रहे हो तो ग्रामर अप्रोच जरूरी है, विकैबुलरी अप्रोच जरूरी है, और उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही एक सेंटेंस आपको दिया गया है और यहाँ पर एक ब्लैंक है, और इस ब्लैंक के लिए आपको क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। तो इन चारों ऑप्शंस को आपकी ग्रामर के बेसिस पर आप इंप्रूव करोगे, ठीक है ना, या तो आप विकैब के बेसिस पर इंप्रूव करोगे और या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपको करनी ही नहीं है, और ये 3 चीजें ही अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि आप इस पे वर्क करोगे तो आप अपने आप इंप्रूव अपने आप को देखोगे। इडियम फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी आएगा। तो एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो बाइट द बुलेट, ब्रेक द आइस, स्पिल द बीन्स, इस तरह के इडियम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। विकैबुलरी का कोई भी पोर्शन अगर आप कवर कर रहे हो तो आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देने का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे ध्यान देने का, और प्लस अगर आप कुछ कर सकते हो तो जो कॉमन विकैबुलरी टर्म्स हैं उनको जरूर से जरूर कवर करो, क्योंकि घूम फिर करके क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। सो स्टडी कॉमनली यूज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वेदर you are learning idioms, learn common, whether you are reading ऐसे words जो कि 1 word substitution के हैं, common words learn करो, तो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट कर लें तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली पढ़िए। दूसरा, आप मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिए विद एनालिसिस, कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ, सही हुआ है तो क्यों हुआ, और आप उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो। ग्रामर पे फोकस जरूरी है, ग्रामर के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम्स में। ग्रामर नहीं आती है, ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस का पार्ट है। विकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा कि आपका सिलेबस 100% एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आ रहा है। आप स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ के जा रहे हो और उसका आपको 10, 20, 30, 40% इंडिविजुअली 100% पढ़ना पड़ेगा, और बिना उसको 100% पढ़े आप एग्जाम में 200 में से 200 स्कोर नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंट रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ते रहो, टाइमली रिवीजन करते रहो, और साथ ही साथ में अपनी विकैबुलरी के ऊपर भी खास ख्याल करो। अगर आप 2 से 2.5 घंटे इंग्लिश को दे रहे हो दिन में तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। जब आप एग्जाम में हो या जब आप प्रैक्टिस में हो तो आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करते टाइम हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रेफरेंस दीजिए, कि आप पहले आरसी कर लो और आपका आरसी अच्छे से हो जाए, और आप एक क्वेश्चन पे टिके मत रहो। हमेशा आप क्वेश्चंस को आगे
स्टेप अप करते रहो या स्किप करके आगे बढ़ते रहो। अगर आप कोई क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देते हो, सपोज एक क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट दे दिए, तो आपके पास है ही 45 मिनट 40 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपके लिए पेपर छूट भी सकता है। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इंपॉर्टेंट बुक्स प्रेफर कर रहे हो तो आप आरसी बुक्स ढूंढो, आरसी बुक्स से पढ़ना शुरू करो। वैसे अड्डा भी सुन अपनी आरसी बुक्स लॉन्च करने वाला है। अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपको विकैबुलरी बुक मिल जाएगी, विकैबुलरी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज की बुक प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अड्डा की बुक में ही मिल जाएंगे, वैसे अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप जाओ उससे पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व भी ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ आपने सॉल्व किया और होगी, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कि आपको अगर आता है तो क्यों, नहीं आता है तो क्यों, और आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको इंप्रूव करना है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। तो ग्रामर में भी आपका ऐसे ही रहना चाहिए। आप अगर हफ्ता लेकर के चल रहे हो तो 5 दिन आप पढ़ रहे हो, 6ठे दिन रिवीजन कर रहे हो। विकैबुलरी में 5:2 का रेशियो लेकर के चलो कि अगर आपने 5 दिन विकैबुलरी पढ़ी है तो आप 2 दिन रिवीजन करोगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका टास्क डेली का होना चाहिए। आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, भले ही छोटा उठाओ, डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे कि आप समझ करके उसको कर रहे हो, फिर क्वेश्चंस कर रहे हो। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, बाद में आप इंप्रूव करोगे, है ना। तो यहां पर 6:1 का रेशियो, 6 दिन पढ़ाई 1 दिन रिवीजन। विकैबुलरी में 5 दिन पढ़ाई 2 दिन रिवीजन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रोज करने हैं और मॉक टेस्ट आप कोशिश करो भी, आपके पास बहुत समय है, आप हफ्ते में नहीं, आप 2 हफ्ते में एक बार दे दो, है ना, वंस और ट्वाइस। इन अ मंथ। अभी स्टार्टिंग आप ऐसे ही करो, जब आपको लगे कि आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आप अपने आप को लेवल अप करते रहो। लेवल अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, और ये लेवल अप होना आपका 3 ही चीजों से आएगा। एक तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको कंसिस्टेंट रहना है बेटा, आप कंसिस्टेंट रहो। तीसरा आपको विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर कुछ बच्चे मैंने देखा स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लास्ट तक आते आते एकदम ढीले हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहे, है ना। तो आप अपने एनालिसिस डेली बेसिस पर करो, आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, ठीक है ना। और वो शेड्यूल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का होना चाहिए। आपको पता है संडे आपका एक ऐसा डे है जो रिविजन डे है या तो मॉक टेस्ट डे है, तो आप संडे को रिवीजन करो। मंडे को आप कितना टाइम देकर के क्या क्या पढ़ने वाले हो, ट्यूसडे को कितना टाइम देकर के क्या क्या पढ़ने वाले हो, फ्राइडे को क्या क्या टाइम देकर के क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और डेली में आपके टास्क क्या क्या होंगे, 1 घंटा आपको टॉपिक पढ़ना है, 1 आवर टॉपिक। दूसरा घंटा जो सेकेंड आवर होगा, 1 मोर आवर, उसमें आप क्या करेंगे, ½ एन आवर विकैप पढ़ेंगे, प्लस आपका ½ एन आवर मैं आपको देना चाहती हूं आरसी के लिए, ठीक है। ये आपका आरसी का ½ एन आवर आपने टॉपिक पढ़ा और ½ एन आवर आपने अपने आरसी को दिया, ये आप डेली बेसिस पर कर रहे हो, ठीक है। 2 घंटे आपके पूरे हो गए, 2 घंटे आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका तीसरा घंटा मैं नहीं ले रही हूं, यहाँ पे मैं ½ एन आवर दे रही हूं। मैं बोल रही हूँ ना लैंग्वेज को सिर्फ आपको कितना टाइम देना है, जस्ट यू हैव टू गिव योर 2.5 आवर्स। आधे घंटे जो आपको मिले हुए हैं, बस आप एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पढ़ना चाहिए, राइट। मतलब आपका ये जो टॉपिक है और ये जो विकैबुलरी है, जो आरसी सेक्शन है, इसी का ही आप एक क्विक रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए डेली की फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। आप खुद देखोगे कि आप डेली बेसिस पर इंप्रूव कर रहे हो, राइट। और अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे हो बेटा, तो ध्यान रखना एग्जाम के 1 दिन पहले आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एक ग्लांस जरूर लीजिए अपने ग्रामर रूल्स का, विकैबुलरी का, इडियम्स का, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठिए, क्योंकि आप अगर नई चीजें पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। एग्जाम के 1 दिन पहले आप नींद जरूर अच्छी लीजिए, क्योंकि नींद आपको रिलैक्स करवाएगी, फ्लटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, भूलोगे नहीं कुछ और आप हेल्दी फील करोगे। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो इंग्लिश का, तो आपको फोकस करना है अपने एग्जाम के टाइम पर। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपने गलत पढ़े तो आप गलत आंसर करोगे। सिनोनिम का एंटोनिम, एंटोनिम का सिनोनिम करके आओगे,
ठीक है ना। स्टार्ट विद इजियर सेक्शन, जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है वो आप पहले करो। जैसे विकैबुलरी एक बार में आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, फिर आप आगे बढ़ो। हमेशा प्रैक्टिस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पहले करो, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम पे बैठे हुए हो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने, आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो पहले वो करो, फिर उसके बाद आप आरसी पे जाओ। और ज्यादातर क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से करने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि आपकी बेसिक विकैबुलरी और जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है उसके कॉम्बिनेशन में भी अगर आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत होने का। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस जरूर करोगे। मैंने इस वीडियो को टाइम लेकर के इसीलिए बनाया है कि आप जो भी चीजें कही जा रही हैं इस वीडियो में उसको जरूर से जरूर अपने दिमाग में रखें, उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करें। और अगर हो सके तो आप YouTube या ऑनलाइन जितने भी आपकी वीडियोस हैं उनका सहारा जरूर लें। और अगर आपको लग रहा है कि YouTube आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप अड्डा के स्टोर पर जा सकते हो और अड्डा के स्टोर पर जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन को ईज कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी के साथ, टाइम के साथ। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई अड्डा के प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे सीयूईटी की प्रिपरेशन इतनी बेस्ट मिल सकती है। तो आप देख सकते हो यहां पर, आप जब अड्डा के स्टोर पर जाओगे तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अड्डा के स्टोर पर जाने के लिए अड्डा की ऐप पर जाना पड़ेगा, राइट। 1 सेकेंड, मैं यहां पर वापस से ओपन करती हूं एक बारी। अड्डा आपने सर्च किया, अड्डा 24/7, ठीक है। 1 सेकेंड, आप यहां पे सर्च करोगे अड्डा। आप जैसे ही अड्डा सर्च करोगे आप देखोगे कि आपके पास अड्डा का पूरा प्लेटफॉर्म का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया, ठीक है। आपके पास अड्डा का पूरा इंटरफेस है, अड्डा 24/7। आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे। आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है यूजीपीजी। जैसे ही आप यूजीपीजी पर जाओगे आप देखोगे आपके लिए मल्टीपल बैचेस हैं, लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री बैच लेना चाहते हो और अफोर्डेबिलिटी के साथ पढ़ना चाहते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा और वो भी सोल्यूशन के साथ। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप इसको कम प्राइस में भी ले सकते हो बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज Y484। तो आप देखोगे आपको ये बैच 1917 रुपीज का मिल जाएगा। दैट इज अ परफेक्ट बैच फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगी अड्डा की, जो बहुत स्पेशल है। अगर कोई भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा सीयूईटी यूजी पीजी की तैयारी कर रहा है, या आपके भैया दीदी आपके आस पड़ोस वाले अगर किसी बैंकिंग, एसएससी या किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको यहां पर टेस्ट प्राइम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको मदद करता है आपके मैक्सिमम एग्जाम्स के टेस्ट देने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, टेस्ट प्राइम एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप एक टेस्ट सीरीज खरीदते हो जिससे आप अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हो जो कि टेस्ट सीरीज के लिए बना हुआ है, राइट। अगर कोई बच्चा बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, या फिर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीयूईटी यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हो, लॉ की तैयारी कर रहे हो, मास कॉम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। ये 1 साल के लिए वैलिड है। कोई बच्चा जितनी बार इसको देना चाहे वो दे सकता है। अगर उसका मार्क्स कम आया है, वो दोबारा देना चाहता है तो वो उसको दे सकता है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं और ये आपको और भी कम कॉस्ट की मिल जाएगी। अगर आप कोड यूज करोगे तो 279 रुपीज में आपको ये मिल जा रही है बाय यूजिंग द कोड Y484, ठीक है ना। और आप ये एक्सेस कर सकते हो 1 ईयर तक। सो गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप जरूर से जरूर मुझसे कनेक्ट करिए। मैं आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी भी दे देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट माई स्ट्रैटेजी ऑफ helping you in your examination. So my mail ID is rebecca.aga@adda247.com, ठीक है। So thank you everybody, bye bye, take care, God bless you all। मेहनत करिए, पढ़ने से बिल्कुल भी मत कतराइए, क्योंकि बिना पढ़े आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। थैंक यू।